अस्सलाम वालेकुम। पुल टू एचएस ऑफिशियल टीम हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि काइंडली आप हमें जनरल पैथों पे भी वीडियोस बना के दें, क्योंकि मेरी पहले भी वीडियोस आई हुई हैं इस पे मैक्रो पे। तो अब कहा गया है कि आप हमें जनरल पैथों पे भी एक वीडियो बना के दें ताकि हमें पता हो कि इसमें से क्या क्या करना है। तो उसमें से मुझे जो कहा गया वो सेल इंजरी के टॉपिक का स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अपडेट्स भी हैं मॉड्यूलर सिस्टम में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं, तो थर्ड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी कह रहे थे। तो आप काइंडली इसको देख लें, मैं आपको इसमें सब कुछ मार्किंग करा के दूंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करनी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रॉबिन आपने पूरी बुक नहीं करनी होती स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वही कर लें तो इनफ है आपके लिए। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका वो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इस पे आपको हर सब्जेक्ट की गाइडलाइंस मिलेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो स्टूडेंट्स, हम आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका टॉपिक है जनरल पैथो का, वो है सेल इंजरी के बारे में, सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडाप्टेशन के बारे में। तो आज हम इस पे बताएं, वीडियो बना लेते हैं। इस पे बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ कितनी करनी होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी। तो इसमें हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें से आपने ओवरव्यू अगर लेना है तो जस्ट आप यहाँ से भी रीड कर लें तो ये आपके लिए इनफ है। इसके बाद जो मेन चैप्टर है इसका नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्ट होता है चैप्टर आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे ज़्यादा आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो ये है कि सेल इंजरी की काजेज़ क्या हैं। तो आपको सेल इंजरी की काजेज़ का पता होना चाहिए। आप इसकी जस्ट अगर नेम्स भी याद कर लेते हैं, पाक्सिया, इस्कीमिया, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, न्यूट्रिशनल एम्बेलेंस, फिजिकल एजेंट्स, एजिंग, तो ये भी अगर आप लिख देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन भी कर देते हैं तो ये आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। क्योंकि जनरल पैथो में 5 नंबर का क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाता है तो उसको जस्ट टू द पॉइंट ही लिखना होता है, वो आपसे पूरी डिटेल कभी नहीं पूछेंगे। आप चाहें तो वो आप थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ये भी सारी सेल इंजरी की काजेज़ लिखी हुई है कि कौन से एवोल्यूशन और डिजीज स्टेप्स होते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें रिवर्सिबल इंजरी के बारे में लिखा हुआ है, इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में लिखा हुआ है। यह भी आप एक ग्राफ को करेंगे यहाँ से, इसको भी लाजमी करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है। ये आपने लाजमी करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये आपको पिछले पेज पे मैं बता भी चुका हूँ कि इसमें से आपने क्या क्या करना है। रिवर्सिबल सेल इंजरी का आपने जस्ट इतना ही रीड करना है जितना आपके सामने मार्किंग की गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ से सेलुलर स्वेलिंग मार्फोलॉजी में आपसे पूछा जाता है, वैव में भी पूछा जाता है और आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो आपने बताना होता है वहाँ पे सेलुलर स्वेलिंग, फैटी चेंज के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है वो है माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स किस में होते हैं ये आपको सारा आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपको बारबिचुरेट, सीडेटिव्स, ये भी सारा आपको पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये बारबिचुरेट्स का भी आपने एमसीक्यूज में देख लेना है, CCl4 का भी देख लेना है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे। इनएबिलिटी टू रिस्टोर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ये भी आपने यहाँ से रीड कर लेना है इसके बारे में सारी की सारी डिटेल यहाँ तक, ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं सेल डेथ के बारे में। सेल डेथ में ये देख सकते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस के फीचर्स। तो ये आपने टेबल को ऐसे रट्टा लगा लेना है कि आपको ये कभी भूले ना। ये आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा वैबा में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे ज़्यादा जो इसमें पता होना चाहिए वो ये है कि नेक्रोसिस में स्वेलिंग होती है, साइज़ इंक्रीज होता है, और इसमें एपोप्टोसिस में श्रिंकेज होती है। तो इस वजह से आपने इस सवाल को करना होता है। और ये भी आपने लिख लेना है अपनी बुक पे कि माइलिन फिगर जो होते हैं वो किस में देखते हैं हम, नेक्रोसिस में। तो इस पेज से आपने जस्ट इतना ही करना है जितना आपको बताया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस क्या है वो आप ये भी लिख सकते हैं, जो आप पिछले टेबल में ये देख चुके हैं। इसमें वैसे आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी मार्फोलॉजी में। तो मार्फोलॉजी में जस्ट आपने ये देखना है कि साइटोप्लाज्मिक चेंज किस तरह से हो रही है,
इसके अलावा न्यूक्लियर चेंज किस तरह से हो रही है, पैक्नोसिस, कैरियोरैक्सिस, कैरोलाइसिस, इसके बारे में आपने पढ़ लेना। ये आपसे वेब में बार बार पूछा जाता है और आपसे MCQ में भी पूछा जाता है, तो आपने इसको देख लेना है। फेट्स ऑफ नेक्रोटिक सेल्स भी पढ़ लेना, ये आपसे MCQ में पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इस पेज की हम बात कर लेते हैं, इसमें से क्या क्या करना होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें से आपने इसके नेक्रोसिस की टाइप्स करनी होती हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्या है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस क्या है, गैंग्रीनस क्या है, ये सारे केशियस नेक्रोसिस क्या है, ये सारी इन सब का निमोनिक लिखा हुआ है GF2LC2। तो आपने ये सारा का सारा इस तरह से करना था। G से क्या है, गैंग्रीनस है, F से क्या है, फैट नेक्रोसिस है, F से फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, L से क्या है, लिक्विफैक्टिव है, C से क्या है, केशियस नेक्रोसिस है। इस तरह से आपने इसके ना निमोनिक बना के, और इसके अलावा एक और C भी रहता है, उसका कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है। इस तरह से निमोनिक बना के आपने इनकी टाइप्स याद रखनी है। वहवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे UQ भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके MCQs ये आते हैं कि ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ होती है, सॉलिड ऑर्गन्स में होती है एक्सेप्ट ब्रेन। फिर इस तरह से आपने लिक्विफैक्टिव ब्रेन में होती है, ये देख लेनी है। ये सारा स्टूडेंट्स आपने रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने लाजमी इसको रीड करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये फैट नेक्रोसिस है, इसमें आपने देखना है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से होती है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में होती है। यही आपसे पॉइंट दिए जाते हैं, MCQ में पूछा जाता है। अदरवाइज़ आपको क्लिनिकल भी बना के दे सकते हैं इसका, तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें। ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एपोप्टोसिस के बारे में। तो उस काजेज़ ऑफ एपोप्टोसिस क्या होती है, एपोप्टोसिस की डेफिनेशन देखें और उसकी काजेज़ देखें। काजेज़ में अगर आप स्टूडेंट्स इसकी देखते हैं तो आपको और कुछ अगर आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते तो फिर आप ये टेबल लाजमी कर लें। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी फिजियोलॉजिक काजेज़ हैं और ये पैथोलॉजिक हैं, तो इनके जस्ट आप नेम भी कर लेते हैं और इसके साथ अगर हो सके तो ये साथ साथ एक एक पॉइंट इसका ये भी कर लें, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको ये ड्रा करने के लिए पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आपसे। ये दोनों पाथवे आपको आने चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे, डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसमें क्या क्या हो रहा है सब कुछ ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। BH3 सेंसर्स को, BCL2 फैमिली फैक्टर को, बैक ये दोनों होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पे साइटोक्रोम C, इसको दोनों को रेगुलेट करने वाले BCL2 BCLXL, ये इसके होते हैं रेगुलेटर। इस तरह से याद करना होता है, इसको आपने ऐसे ही लाइनिंग कर लेनी है। ये एक सेपरेट पाथवे है, ये सेपरेट है। फिर ये जाके कैस्पेज एक्टिवेशन करता है। इसमें आपने देखना है कि रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन है किस तरह से आ रहा है। अडाप्टर प्रोटीन में कैस्पेज एक्टिवेशन हो रही है, ये दोनों एंडोन्यूक्लियर एक्टिवेशन ब्रेकडाउन हो रही है, और ये एपोप्टोटिक बॉडी बाहर आ गई है। तो इसको आपने ऐसे ही याद रखना होता है। यहाँ पे कैस्पेज 8 होता है, ये भी याद रख लेना। और ये FAS और TNF जो टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर है, ये T लिम्फोसाइट्स में होता है। इस तरह से आपने कर लेना है, बाकी इस पेज से करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी, आप जस्ट ये कर लें तो आपको काफ़ी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगले पेज में से कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट जितने भी पेजेस हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से 42 पेज पे ये वाला पूरा का पूरा जो है मैकेनिज़्म है साइट ऑफ डैमेज इन सेल इंजरी, ये आपने लाजमी करना होता है। जिसमें हैपोक्सिया इस्कीमिया, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल इंजूरियस स्टिमुलाई हो जाए तो उसमें क्या होता है, ये सारे के सारे आपने फिंगर टिप्स पे करने, अच्छे से याद होने चाहिए। या आपसे इस तरह से MCQ में पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज से आपने जो याद करना है वो ये है कि इसमें इस्कीमिया, ये सारा का सारा किस तरह से हो रहा है, ये आपसे कॉन्सिक्वेंस है हिपोक्सिया एंड इस्कीमिया की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूछी जाती हैं, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से आपने जो रीड करना है वो है इस्कीमिया रिप्रोफियन इंजरी, तो इसकी जस्ट डेफिनेशन आप देख लें तो इनफ है। इसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि CCl4 का, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, SCQ में पूछा जाता है, MCQ में CCl4 का क्या, ये सब कुछ बताना है आपने कि CCl4 का क्या इफ़ेक्ट है। तो ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ये सारा का सारा पैराग्राफ यहाँ तक आपने रीड करना है, यह आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज से कुछ भी नहीं करना जितने भी हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेल एडाप्टेशन टू स्ट्रेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसमें आपने हाइपरट्रॉफी क्या है,
उसके बाद इसकी एग्जांपल फिजियोलॉजिक पैथोलॉजिक दोनों देखनी होती हैं। तो इसको आपने लाजमी करना है, इसका एक एक लफ्ज़ आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो आपने इसको लाजमी करना है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा इसके अलावा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है कि हार्ट पे हाइपरट्रॉफी हार्ट की जो होती है वो किस तरह से होती है, राइट साइड हार्ट की, तो वो भी आपने लाजमी करनी है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार। तो इसमें कार्डिक हाइपरट्रॉफी के बारे में लिखा हुआ है, ये सारा का सारा टॉपिक आपने ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म लिखना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरप्लेजिया का पता होना चाहिए कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजिक पैथोलॉजिक कौन सी है। ये फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया, इसकी 2 टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, कौन कौन सी एग्जांपल कहाँ कहाँ होती है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए इसमें से। इसके अलावा पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एट्राफिक क्या है, एट्राफिक की काजेस क्या हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए इसमें से। मेटाप्लेजिया क्या है, मेटाप्लेजिया आपको डेफिनेशन का पता हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मेटाप्लेजिया में इंपॉर्टेंट है वो ये है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया क्या है, और इसकी कौन कौन सी, जैसे बैरेट इसोफेगस है, उसमें क्या होता है, कौन सी एपिथेलियम किस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा आपने सिगरेट स्मोकर हैं उसमें क्या हो रहा है, ये सब कुछ। इसके अलावा जो जो इसके 2-3 पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे से करने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से इंटरसेलुलर रिकम्बुलेशन वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसकी अगर आप जस्ट ये डायग्राम भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। इसमें स्टूडेंट्स आप ये डायग्राम ही कर लें। अब ये देखें, नॉर्मल सेल था, अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और फैटी लीवर हो गया, पॉइंट म्यूटेशन थी, डिफेक्ट हुआ तो उसमें एकम्युलेशन हो गई। ये सारे आपने 4 के 4 पॉइंट अच्छे से करने होते हैं। ये आप यहाँ से भी इसकी डिटेल देख सकते हैं, ये सारी सारी इधर डिटेल लिखी हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ से पिगमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट क्या होते हैं, लिपोफस्किन क्या है, मेलानिन क्या है, हेमेसिडेरिन क्या है, ये आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से आने चाहिए ये वाले। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ से पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन या आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज इसका लाजमी आता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, और ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का पता हो, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का पता हो कि कौन कौन सी डिजीज़ में होता है और इसमें मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या क्या हो रहा है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, ये सारा आपको पता हो। इसके अंदर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में कि इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड ट्यूमर, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, ये सारा आप देखें। विटामिन डी रिलेटेड है, रीनल फेलियर, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से और कुछ ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप करें। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो स्टूडेंट्स आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसमें आपको हर टॉपिक की गाइडलाइंस मिलेंगी, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।